ओके, स्टार्ट करते हैं यूपीएससी पेपर सॉल्विंग। और हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? 2021 का सेट ए, ठीक है, 2021 का प्रीलियम सेट ए। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे चलते हैं 51 की तरफ। 51 भी देखेगी तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या कहता है कि पर्माकल्चर या पर्माकल्चर फार्मिंग के बारे में क्या होता है कि एक छोटा सा खेत है और उसमें अलग अलग चीजों को बो दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्माकल्चर कहते हैं, ठीक है। दूर से देखने पे गार्डनिंग की तरह दिखाई देता है। तो कह रहा है इसके बेसिस पर क्या कह रहा है कि भाई हाउ इज द पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। कन्वेंशनल मतलब क्या? परंपरागत तरीके से जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं। गांव में देखेगी तो आज भी एक खेत में जब गर्मी आएगा तो गर्मी के टाइम में तुझे गेहूं देखने को मिलेगा, ठीक है। बारिश के समय में पूरा का पूरा धान देखने को मिलेगा, है ना। एक ही टाइप की खेती जो दादा करता है तो वही पिताजी की है, पिताजी बात चाचा करेंगे, वही फिर जो कि अलग अलग लोग करते हैं उसे कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कहते हैं। और उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पर्माकल्चर में जब अलग अलग खेती की जाती है तो उसमें मोस्टली फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। तो उसमें उसी स्टेटमेंट को तुझे ढूंढना है क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज द मोनोकल्चर प्रैक्टिस। बट मोनोकल्चर मतलब जो मैंने अभी ये बताया कि एक बार एक में गेहूं लगाया तो पूरा गेहूं हो गया, ठीक है, पूरा धान हो गया, ऐसा वाला मोनोकल्चर की बात कर रहा है। कह रहा है पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट, ठीक है। पर्माकल्चर क्या कर रहा है कि भैया पर्माकल्चर क्रॉपिंग जो है, पर्माकल्चर जो क्रॉपिंग है वो मोनोकल्चर को कम करता है। तो सही बात है, अगर हम पर्माकल्चर यूज करेंगे तो मोनोकल्चर धीरे धीरे क्या होते जाएगा? खत्म होते जाएगा, है ना। पर्माकल्चर अगर यूज करेंगे तो मोनोकल्चर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होते जाएगा। तो वही कह रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। और ये बात सही भी है कि केमिकल फार्मिंग जो किया जाता है उसमें मोनोकल्चर प्रैक्टिस ज्यादा देखने को मिलता है हमको। गांव में आज भी मोनोकल्चर ही होता है। लोग ऐसा नहीं करते हैं कि गेहूं लगाया है तो गेहूं के साथ साथ वो लोग कोई दूसरा उसी खेत में कुछ और बो दिए हैं, ठीक है। दूर दूर तक गेहूं में गेहूं दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, ये बात सही है। एक सही है तो इसमें से क्या क्या गलत हो सकता है जिसमें एक नहीं है? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद कहता है कि अगर इसमें दूसरा पढ़ते हैं कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द occurrence of the such phenomena is not observed in the permaculture farming। अब देख इसमें कहा क्या है? कह रहा है कि जो केमिकल वाला फार्मिंग करते हैं उससे दिखाई देता है कि मिट्टी में नमक की मात्रा, उसकी सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन पर्माकल्चर में ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्या ये हो सकता है कि तुम पर्माकल्चर करो और उसमें सैलिनिटी की मात्रा न बढ़े थोड़ा भी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, सही बात है, सैलिनिटी को ये इंक्रीज करेगा। बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन द पर्माकल्चर फार्मिंग। पर्माकल्चर फार्मिंग में बहुत कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, बहुत कम फर्टिलाइजर का, जबकि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर का, चल ये वाला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये देखेंगे तो ये होना, ये सही बात होना चाहिए। बट आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। एक्चुअली देख पर्माकल्चर फार्मिंग ना होती उसी एरिया में जहां पर सेमी एरिड रीजन होता है, ठीक है। सेमी एरिड रीजन में ही पर्माकल्चर को किया जाता है।
जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होता हो, शुष्क एरिया रहता हो, वहीं पर पर्माकल्चर किया जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत हो जाता है। और जैसे तीसरा गलत होगा तो बचा क्या ऑप्शन, ठीक है। तो 1 2 4, 1 2 4, बात समझ में आया? उसके बाद आते हैं 52 पे, कहता है कि विद रेफरेंस ऑफ पाम ऑयल, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था। पाम ऑयल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव ऑफ साउथ एशिया। अब जब मैं तुझे अफ्रीका पढ़ा रहा था, तो अफ्रीका में एक नदी है, उस नदी के चारों तरफ पाम ट्री की इतनी अधिकता है कि उसे पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता था, मैंने बताया कि नहीं। और ये कह रहा है कि पाम ऑयल ट्री इज नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्या ये, अगर पाम ऑयल ट्री साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव होता तो हम कह सकते थे कि अफ्रीका में कोई ऐसी नदी है जिसे हम पाम रिवर के नाम से जानते हो, नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो पाम ऑयल ट्री है, ये कहाँ का नेटिव हो सकता है, अफ्रीका का होगा, न कि साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया मतलब कौन, हमारा भारत, फिर इंडोनेशिया, चाइना, ठीक है, बात समझे क्या। साउथ ईस्ट एशिया में जो इधर आते हैं, इधर वाले रीजन में, चाइना के आसपास वाला रीजन, तो वहां पर का ये नेटिव नहीं है, ठीक है, ये अफ्रीका का नेटिव है, अफ्रीका में पाया जाता है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो इसमें से तू एलिमिनेट कर सकती है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही कौन, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, बात खत्म। फिर 53 कहता है, with reference to the Indus river system, the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them, which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river that joins the Indus directly? तो चेनाब है, क्योंकि तुझे पता है इंडस रिवर अगर पढ़ाऊंगा तो ये आता है इंडस, इंडस में यहाँ से आती है चेनाब, चेनाब में आकर मिलेगी ऊपर से झेलम, यहाँ से रावी, फिर यहाँ से सतलज, यहाँ से ब्यास, ठीक है। और ये चेनाब सीधा आके किससे मिलती है, इंडस में, ठीक है, इंडस में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चेनाब, चेनाब, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन देता है ऐसे कभी कभी, ताकि लोगों का दिल ना बैठे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 54 पे चलते हैं। और 54 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडिया, डिडवाना, डिडवाना कहाँ है तू बता सकती है, डिडवाना लेक, डिडवाना राजस्थान में है, ठीक है, डिडवाना राजस्थान में सॉल्टी लेक है, ठीक है। और राजस्थान में जितने भी लेक मिलेंगे तुझे लगता है कि वो फ्रेश वाटर के मिलेंगे ज्यादातर सॉल्टी लेक मिलेंगे। तो बस अगर ये पता है तो तू आंसर निकाल सकती है। कहता है डिडवाना, कचमन, सरगोल और खाटू आर द नेम ऑफ, ग्लेशियर हो सकता है, नहीं। अगर राजस्थान में है तो राजस्थान में ग्लेशियर नहीं होगा। मैंग्रू राजस्थान में, क्या राजस्थान समुद्री किनारा है, तो मैंग्रू कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं ना, जैसे गुजरात वाला एरिया हो गया, कर्नाटक, केरला, हाँ उधर वाले एरिया मैंग्रू जाएंगे। रामसर साइट, रामसर साइट लोगों को याद ही रहता है पूरा का पूरा कौन कौन सा एरिया रामसर साइट है, तो रामसर साइट है नहीं, ये क्या है, राजस्थान में है सलाइन लेक। तो ये सारे के सारे जो नाम दिए हुए हैं वो क्या है, सलाइन लेक है, ठीक है, सलाइन लेक। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वमसधारा, वमसधारा। Which one of the following, which one of the above rise from the ईस्टर्न घाट, कहता है ईस्टर्न घाट से कौन निकलती है, ईस्टर्न घाट से कौन निकलती है। अगर तुझे इसमें से एक भी चीजों के बारे में पता रहेगा तो तू आराम से इसको कर सकती है ठीक है, कौन निकलती है, ब्रह्मणी, वाह 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 वाह, ब्रह्मणी। अब देख ये जो ब्रह्मणी है, ब्रह्मणी ये तू देखेगी कि ये वेस्टर्न घाट से निकलेगी। अभी देख रिवर सिस्टम जब तुझे पढ़ाऊंगा ना, तब ये सारे के सारे नदियों के बारे में, ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं एक्चुअली में, तो इनके बारे में इतना डिटेल इंफॉर्मेशन रहता नहीं है। लेकिन एक नदी जो तुझे याद रखना चाहिए, जैसे ये क्या कहते हैं, सुवर्णरेखा। तो सुवर्णरेखा जो है ये ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नाम सुना है ना, स्वर्ण रेखा, हाँ, इस नदी में डुबकी लगाने पर बैन है,
क्योंकि सुवर्ण रेखा में कहा जाता है कि इसमें प्लेसर गोल्ड पाया जाता है, यानी इसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है, गोल्ड, सोना। तो अगर यहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं ना तो वहां की मिट्टियां खन खन के ले जाते हैं और धीरे धीरे वो नदी का क्या होते रहता है, कटाव होते जाता है। और जब कटाव होने लगेगा तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सुवर्ण रेखा नदी में किसी को नहाने से, वहां कोई भी काम करने से मनाही किया गया है। और ये निकलती है तेरा झारखंड वरखंड एरिया में जाएगी तो उधर देखने को मिलेगा तुझे, ठीक है, सुवर्ण रेखा वगैरह। तो इसीलिए अगर तीसरा तुझे पता रहेगा तो तीसरा अगर गलत है तो तुझे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन जो सही होता है खाली 2 और 4, नागावल्ली और वामस धारा, नागावल्ली और वामस धारा, ये दोनों ही ईस्टर्न घाट से। अगर इसको छोड़ भी देती तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी देख करंट से आया है, ग्लोबल ओशियन कमीशन, करंट से है, ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर। तो एक्चुअली में ये ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट नहीं करता है, एक करंट अफेयर करता है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बी, ठीक है। इसको डिस्कस नहीं करेंगे उतना, क्योंकि करंट अफेयर का चीजों का क्या है डिस्कस करना, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। आज पूछा है उस साल थोड़ी पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, बी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर सफिशिएंट। अब देख, मुझे आज तक कभी कंसेप्ट समझा नहीं कि हमको पता लीस्ट का मतलब होता है कम, है ना। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम। वाटर मतलब पानी और सफिशिएंट मतलब जरूरत, यानी कम पानी की जरूरत वाला क्रॉप ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कहता है कि बताओ इसमें से कौन सा क्रॉप है जिसे सबसे अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया था कई बार एग्रीकल्चर जब पढ़ रहा था तब कि ये क्यों ये लोग लीस्ट वाटर सफिशिएंट इसको क्यों कहते हैं, मुझे नहीं समझा है। किसी को समझेगा तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो इसका आंसर है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन साल भर में देखेगी तो 10 महीने तक, मतलब एक साल में कम से कम 10 महीने तक खेत में दिखाई देता है। और खेत में कोई फसल अगर 10 महीने रहेगा तो उसको सबसे अधिक पानी की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो शुगर केन क्या होता है, वो सबसे ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसे लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कहते हैं। अगर लीस्ट वाला शब्द का मतलब क्यों ये लोगों ने ज्यादा रखा है मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे रट्टा मार लेना, लीस्ट वाटर सफिशिएंट क्रॉप शुगर केन, ठीक है। आगे चलते हैं। 58 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। कहता है कि इन द ट्रॉपिकल जोन, मतलब कि क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो ये सारा का सारा तुझे 2 चीजों को ध्यान में रखना होगा, एक तो ओशियन करंट और दूसरा विंड्स, ठीक है, विंड। अगर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगी। और मैंने ओशियन करंट और विंड्स के बारे में भरपूर पढ़ाया है। कहता है कि इन द ट्रॉपिकल जोन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, है ना। जैसे ये अर्थ, इक्वेटर यहाँ से और यहाँ से, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यह है कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। कहता है कि ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर। तो जैसे इसको मैं ऐसे कर दूं, इधर ईस्ट हो गया इधर वेस्ट, तो तू देखती होगी कि यहाँ से गर्म करंट निकल के जाती है ना, इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर के पास से गुजरेगी। और जब इक्वेटर के पास से गुजरेगी तो वेस्ट वाले सेक्शन का जो ओशियन होगा वो गर्म होगा कि नहीं गर्म होगा, और इधर वाले जब आती है, जैसे इधर वाला आता है तो इधर वाला ओशियन ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे डेजर्ट का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिन हो रहा है ना। हेलो, हाँ, इमेजिन हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए क्या कहता है कि इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर
देन द ईस्टर्न सेक्शन, ये बात सही है, ठीक है। और फिर इसमें कह रहा है कि इन द टेम्परेट जोन, इसके ऊपर जाएगी तो वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन, ये भी बात सही है। इसको समझना रहेगा, तो वो वाला ओपन करना, कौन सा, वेस्टर्ली विंड वाला और तेरा ये ओशन करंट वाला, दोनों टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एक बार देखना खाली, और ये क्वेश्चन को पढ़ना, तुझे ये आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 59 पे, कहता है कि इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग, ये किससे था, ये करण का है, करण का है। तो इसका देख, इसका अगर आंसर मैं तुझे बताऊं तो इसका आंसर क्या है, तो इसमें तीनों है, 1 and 2 3, 1 2 3। इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें तीनों इसका आंसर है, 1 2 3, करंट का टॉपिक का डिस्कशन लायक नहीं है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं लीफ लिटर, लीफ लिटर डिकम्पोजर, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा एरिया जहां पर क्या होता हो, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, देख, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम एंड एज द रिजल्ट ऑफ द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, जो खाली जगह है उसके बारे में, अपार्ट फ्रॉम द ट्री द वेजिटेशन, ये सब फालतू में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है साला। इसमें खाली याद क्या करने का, देखने का, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर, और जैसे ही पत्ती की बात करेगा तू इधर आ जा, सबसे अधिक पत्ती कहां पर देखने को मिलेंगे तुझे, पत्तियां, क्या, मैंग्रोव में, मैंग्रोव तो छोटे छोटे झाड़ियां होती हैं, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में मैंने बताया था झमाझम रंगारंग कार्यक्रम होता है बारिश का रोज, और यहाँ पर पेड़ पौधे एकदम घने घने पाए जाते हैं, जैसे अमेजोन का जंगल हो गया, यहाँ पर पेड़ों को रोशनी नहीं मिलती तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एकदम अंधेरा होता है। तो बता, इनकी पत्तियां जब गिरेंगी तो यहाँ पर बहुत सारी पत्तियां गिरेंगी और सब सड़ेंगी, तो वहां पर उनको खाने के लिए ये जो लीफ लिटर होंगे, मतलब कि पत्तियां खाने वाले कीड़े मकोड़े होंगे कि नहीं होंगे, हाँ। तो सीधा इसका रिलेशन किसके साथ है, ये जो लीफ लिटर है, लीफ लिटर का रिलेशन ये है तेरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ। बाकी इतना कौन पढ़ने जाएगा ये सब। इसमें भी देखिए तो यही लिखा हुआ है कि ग्रोइंग एज एपिफाइट, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं बाई क्लाइंबिंग द ट्री, जो मैं बता रहा हूँ वो ये लिखा हुआ है खाली, हाँ। कंसेप्ट अगर पता है तो ऑप्शन देखो और मार के निकलो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं 61 में, क्या कहता है, द वेजिटेशन ऑफ द सवाना, सवाना, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रासलैंड with a scattered small tree but extensive area have no trees. The forest developed in such area are generally kept in check by one or more or the combination of some condition which among the following such conditions. देख कह रहा है कि भैया जो सवाना है, सवाना एरिया, मैंने तुझे ग्रासलैंड पढ़ाया था तो बताया था दो ग्रासलैंड होते हैं, एक को हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड और एक को कहते हैं क्या, सवाना ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड खेती के लिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ का जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे तेरा अमेजोन का हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, वहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएगी तो यहाँ पर जंगलों की जो अमाउंट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जंगल कम होने लगते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ग्रासलैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सवाना, ठीक है। अब देख यहाँ पर धूप अधिक पड़ेगी, धूप अधिक पड़ेगी तो तुझे पता है कि यहाँ पर रेनफॉल होगा, रेन कैसा होगा, ठीक है। इक्वेटर देख, इक्वेटर वाले रीजन में तो रोज रोज रेनफॉल होगा, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएगी, जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण भाग में क्या रोज बारिश होती है, सीजन में होती है, जैसे जब आता मानसून तभी बारिश होती है,
तो यहाँ पर एक चीज क्या होगी, सीजनल रेनफॉल होगा, सीजनल। उसके बाद गर्मी होगी तो आग लगेगा ही लगेगा, ठीक है, गर्मी होगी तो आग लगेगा। अगर घास है तो चरने वाले हर्बीवरस रहेंगे ही, ग्रेजिंग हर्बीवरस, ठीक है। तो अगर इसमें से मुझे 3 1 2 3 और 4 मिल गए हैं, तो 2 3 4 किसमें दिखाई दे रहे हैं, सी ऑप्शन में, 2 3 4 सी ऑप्शन में, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये भी पढ़ाया हुआ है। अब इसको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मार देना धड़ाक से। और आगे बढ़ते हैं 62 में। 62 में कहता है कि विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी सिस्टम कई बार बता चुका हूँ कि धरती पर पानी की अगर अमाउंट की बात करें तो सबसे अधिक पानी किसमें पाया जाता है, ओशियन में, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं होता है, ठीक है, ये पानी पीने लायक नहीं होता है। ओशियन के बाद आता है ग्लेशियर्स, ग्लेशियर के बाद ग्राउंड वाटर और फिर रिवर, है ना, ग्लेशियर के बाद ग्राउंड वाटर और फिर रिवर। अब यही देख क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या स्टेटमेंट सही है, नहीं, पहले ग्राउंड में ज्यादा है उसके बाद रिवर्स में है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया, दूसरा कहता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द ग्राउंड ऑफ वाटर। सही बात है, सही बात है, ग्लेशियर में ज्यादा होता है, ग्राउंड वाटर में कम होता है, तो ओनली 2। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं 63 पर। 63 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरिंगा एक ट्री, मतलब कि पेड़ होता है जिससे हम लोग बनाते हैं अपना ये माचिस, माचिस का तीली उली बनता है ना, ड्रम स्टिक्स, उसे बनता है। हाँ, इज द लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। उसके बाद कहता है कि ये भी देख करंट का ही था, ठीक है, ये भी उस वक्त के करंट से ही था, क्योंकि इसमें अभी देखेगी कि टमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, टमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। उसके बाद कहता है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टमरिंड इज कलेक्टेड एंड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, इन इंडिया में मोस्ट ऑफ द टमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्योंकि ये उस वक्त का करंट क्यों था, क्योंकि कभी कभी ना जो जितने भी ये भारत के साइट्स होते हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है बहुत सारी चीजों को, कि किसे हम लोग फॉरेस्ट माइनर में रखेंगे, किसे फॉरेस्ट मेजर में रखेंगे, किस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वहां से था। तो इसका ज्यादा डिस्कशन का इसमें कुछ टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। इसका आंसर मैं तुझे बता देता हूँ। इसका आंसर था जैसे ये तेरा 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ठीक है, करंट का था, तो करंट में ज्यादा डिस्कशन है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ देख क्या कहता है कि द ब्लैक कॉटन सॉइल, ये तो है टॉपिक का है, ये तो बहुत बढ़िया है, एकदम सिंपल है। ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, बता कौन से रॉक से ब्लैक सॉइल बना है महाराष्ट्र का? है वोल्केनिक, वोल्केनिक, बस सिंपल, क्योंकि मैंने बताया वोल्केनो फटा था, पूरे एरिया में फैला था, धीरे धीरे क्या क्या कहानी होती सब बताया हूँ, ठीक है, वोल्केनिक रॉक। आगे चलते हैं 65 पर। 65 में कहता है विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, ये भी करंट का था, ठीक है, करंट साइंस एंड टेक का था, ठीक है, करंट में साइंस एंड टेक का। तो इसमें कहता है कि वेक्टर वैक्सीन के बारे में, क्योंकि जब कोरोना का वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा था तो बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली थी। तो वेक्टर वैक्सीन के बारे में कह रहा है, ऑप्शन पर कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। जाहिर सी बात है, वैक्सीन बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है, और बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज अ वेक्टर, किया जा सकता है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, करंट का था तो ज्यादा डिस्कस का ये है नहीं, समझ में? ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कहता कि 66 इन द कंटेस्ट ऑफ द हेरिडेटरी डिजीज, हेरिडेटरी जितना आनुवांशिक जो रहता है, माँ से बेटे में या बाप से बेटे में फैलता है, उसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता कि पासिंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड
बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थियरी आइदर बिफोर और आफ्टर द विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अगर कैन आया, ठीक है, कैन आया तो मतलब वो स्टेटमेंट 95% सही हो सकता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, कहता है कि चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। मैंने कहा ना, जब एब्सोल्यूट देते, एब्सोल्यूट कभी कि हाँ पूरी तरीके से माँ से हो या पूरी तरीके से बाप से हो या नहीं हो, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसमें क्या रहेगा, ओनली वन। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, 67 की तरफ। ठीक है, 67 की तरफ। अब देख 67 में क्या कहता है, बोलार्ड बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी मेंशन। ये देख, ये भी कुछ नहीं, ये भी करंट से था और इसमें तुझे कॉटन से रिलेटेड है। बीटी कॉटन के बारे में सुना है तूने? हाँ, बीटी कॉटन। तो कॉटन के बारे में एक कॉलोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, अरे क्रॉप प्लांट, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट के बारे में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही था, करंट का होता है। छोड़ इसको, आगे आते हैं 68 में कहता है कि इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कुकर में खाना बनाती है ना, कुकर में खाना बनाती है, तो कह रहा है कि कुकर में खाना जल्दी बनेगा ये वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। तो कुकर पे लगा होता है सीटी, ठीक है, सीटी। कह रहा है कि एरिया ऑफ द होल इन द लीड। तो यहाँ पर जो छोटा सा एरिया होता है, अगर यहाँ होल जो है उस होल को अगर बढ़ा देंगे तो धक्का भाप निकल जाएगा, और जब जल्दी जल्दी भाप निकल जाएगा तो खाना बनने में टाइम लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। ठीक है, तो मतलब कि इस होल पर भी डिपेंड करेगा खाना जितने जल्दी बनेगा नहीं बनेगा। दूसरा कहता है कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, तो गैस एकदम कम करके रखी है, गैस एकदम कम करके लगी है, खाना बनने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? मतलब कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कहता है कि वेट ऑफ द लीड, ये जो तेरा सीटी है, सीटी अगर 1 किलो का लगा दो उसमें, और यहाँ गैस बन रहा है, ये इसको उठा पाएगा जल्दी से? पता चला 1 सीटी में तेरा बनता है चावल, और इसका 1 सीटी होने में चावल माड़ बन गया। ठीक है, तो यानी वेट ऑफ द लीड पर भी खाना, प्रेशर कुकर में खाना बनने का रिलेशन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तीनों, 1 2 और 3। बात समझ में? हाँ, क्या करा, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड डिपेंडिंग मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीनों चीज पर फैक्टर डिपेंड करता है कि जो लीड है वो लीड का होल कितना है, मतलब बड़ा है छोटा है, टेम्परेचर फ्लेम का कितना है, और वेट ऑफ द लीड कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 69 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगी और वायरस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियली सिंथेसिस मीडियम। तो कैन बी, तो तीनों मार देना। वायरस को बनाया गया था चाइना के लैब में, फादर ऑफ कोरोना। फंगी को भी हम लोग ईस्ट वगैरह जो किड़वन का प्रक्रिया होता है उसमें फंगी का इस्तेमाल करते हैं ईस्ट। और बैक्टीरिया, तेरे दही में गुड बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता है? मिश्रा जी छोड़ दी थी खाना। हाँ, तो बैक्टीरिया को भी, इन तीनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं, लैब में आर्टिफिशियली सस्टेन करा सकते हैं, बना सकते हैं। वही कह रहा है, विच वन ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, तो तीनों कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कहता है 70 ये भी करंट से था। कहता है कि एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम वेयर द रेट्रो वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। एक्चुअली ये उल्टा रिलेशन है, जो एडिनो वायरस होता है वो डबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एडिनो वायरस वो डबल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो डीएनए जीनोम वेयर रेट्रो वायरस वो सिंगल होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, और ये दूसरा स्टेटमेंट, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज बाय द एडिनो वायरस वेयर एड्स इज कॉज बाय द रेट्रो वायरस। ठीक है, रेट्रो वायरस। तो इसमें अगर तू देखेगी तो ये बात सही है
कि जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड वो जिस वायरस से होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्यूनो वायरस, और एड्स जो होता है ये रेट्रो वायरस से होता है। ठीक है, तो सही है, बात समझ में आया? आगे चलते हैं 71 पर। 71 पर देखते हैं, कहता है कि वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। मतलब कि वाटर किसी दूसरे पदार्थ के अपेक्षा जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। अगर कहीं पर भी डालेगी तो वाटर फटाक से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में होते हैं HO और H। ठीक है, H2O होता है। तो अगर कोई एक इंसान है, उस इंसान के साथ 2-3 लोग जुड़े हैं तो उन्हें तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, उन्हें तोड़ना बड़ा आसान है, तो इसके बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो फटाक से डिजोल्व हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ कोई है ही नहीं, मतलब अगर है तो उसी के ही वही अपने आप में जुड़ा हुआ है, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका याद रखना, ये डाईपोलर नेचर होता है, एक पोलर, दो पोलर, डाईपोलर नेचर। ठीक है, तो वाटर जल्दी डिजोल्व हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका नेचर होता है डाईपोलर। आगे चलते हैं 72, एकदम कॉमन क्वेश्चन था, ये भी साइंस से था, साइंस एंड टेक से। तो ये कहता है विद रेफरेंस टू द स्ट्रीट लाइट पे पहले तू देखती होगी तो सोडियम लाइट लगता होगा, ऐसा येलो कलर का। ठीक है, कह रहा है हाउ डू सोडियम लैंप डिफर फ्रॉम द एलईडी। लेकिन आपका जमाना आ गया एलईडी लैंप का। ठीक है, एलईडी लैंप का। तो देख, तेरे घरों में या अभी भी कभी कभी, अब तो बहुत प्रचलन कम हो गया, लेकिन पहले गाँव में देखते होगी तो ये वाला लैंप मिलता, मतलब कि लाइट लगता होगा, येलो कलर का, एकदम बहुत हीट देता है ये। ठीक है, बहुत हीट देता है। तो अगर इसको लगाते थे, ये क्या करता था, ये चारों तरफ लाइट देता था 360 डिग्री। सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन द 360 डिग्री, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप। सही बात है, एलईडी लैंप को क्या करता है, ऐसे एलईडी लैंप को हम लोग लगा देते हैं और ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही कवर करता है एलईडी लैंप। ठीक है, लेकिन सोडियम लैंप क्या करता है, वो सब जगह कवर करता है। ले तू भी ले। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एज ए स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप। नहीं, एलईडी का लाइफ बहुत ज्यादा होता है, सोडियम का बहुत कम होता है, तभी तो एलईडी का जमाना आया है कि नहीं। उसके बाद कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। तूने देखा होगा जितने भी ये वाले लाइट थे गांव में, वो पीला कलर का लाइट देते थे, पीला भरते थे, पीला। और जो एलईडी है, एलईडी तो अलग अलग कलर में मिलता है, कभी हरा लाइट, पीला लाइट, लाल लाइट, ब्लू लाइट, नीला लाइट, है कि नहीं। हाँ, तो वही करा है, स्पेक्ट्रम ऑफ द विजुअल लाइट सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैंप ऑफर सिग्निफिकेंट कलर। ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को 73। ठीक है, H2, ये भी करंट से था। ठीक है, करंट से आया हुआ था। H2 इज टॉक्ड अबाउट इन कंटेस्ट ऑफ। तो इसमें सीधा आंसर बना देता हूँ, ये जेनेटिकली बोल रहा हूँ, नहीं जेनेटिकली, ये वायरल डिजीज के बारे में बात कर रहा था, वायरल डिजीज। H2 एक्चुअली में SARS-CoV-2 का एक फैमिली मेंबर है। ठीक है, सार्स आता ना, सार्स, मर्स, तूने सुना होगा सार्स, मर्स। हाँ, तो SARS-CoV-2 का फैमिली मेंबर है H2। ठीक है, तो ये स्प्रेड वायरल डिजीज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। तो उसके बाद आते हैं 74 पे। 74 कहता है बाइस्फिनॉल A, BPA, a cause of concern is a structural component in the manufacture of which of the following kind of plastic। ठीक है, अब इसमें याद रख लेना सीधा के सीधा, जितने भी हम लोग ये देखते हैं, जैसे सीडी हो गया, सीडी वगैरह, कड़क प्लास्टिक जो देखते हैं ना, कड़क प्लास्टिक, तो इसका कहने का मतलब कि जो कड़क प्लास्टिक होते हैं, इनका हम लोग जो ये करते हैं, अपना रिसाइकलिंग करते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। ये कड़क प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरा होते हैं। ठीक है, जल्दी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक सस्टेन करके रखते हैं।
तो कहता है कौन से इथिलीन से बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन या पॉलीकार्बोनेट या पॉलीथीन टेट्रा वाले से, किससे बनता है, तो उसको याद रखना पॉलीकार्बोनेट से बनता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। मैंने बताया था किसी चीज को हार्ड करना रहता है तो उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा दे, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ड मटेरियल वाला प्लास्टिक होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं 75 पर। 75 कहता है कि ट्राइक्लोसैन जैसे ऐसी चीज को कहते हैं ना जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता हो। जैसे तेरे घर में डिटॉल होगा, डिटॉल में क्या होता है, ट्राइक्लोसैन होता है। ट्राइक्लोसैन ऐसे चीज को कहते हैं जो बैक्टीरिया को मार देता हो। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज इन लाइट लेवल फॉर लॉन्ग टाइम, इज ऑलमोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारी की सारी चीजें तुझे प्रेजेंट होती है टॉयलेटरीज में। जैसे टॉयलेटरीज में अगर तू देखेगी, तेरा जो कोलगेट वगैरह होता है, कोलगेट में भी क्या होता है, ट्राइक्लोसैन होता है। ठीक है, वो भी हमारे दांत के बैक्टीरिया को मार देता है। नहाती है डिटॉल साबुन में ट्राइक्लोसैन होता है। ठीक है, बाथरूम वगैरह में हार्पिक वगैरह यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, ट्राइक्लोसैन होता है। तो सारी किसमें देखी जाती है, टॉयलेटरीज में। ठीक है, टॉयलेटरीज में आते 76 में। 76 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन अ लाइट ईयर। अभी फिजिक्स तूने पढ़ा नहीं है तो फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है, एयू। अरे एयू तो यूनिट होता है, एडी कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में ही हम लोग स्पेस में क्यों मेजर करते हैं, तो उसका पढ़। ऑप्शन कहता है कि डिस्टेंस अलोंग द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। भैया ये तो सबको पता है कि चेंज होता है। यहाँ सूरज है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी कभी न कभी यहाँ आ जाती है, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाता है कि नहीं चेंज हो जाता है, चेंज होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कहता है ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज। अरे ग्रेविटी क्यों नहीं चेंज होगा, जब सूरज और चांद एक पास रहते हैं, एक डायरेक्शन में रहते हैं, तो कौन सा टाइड आता है, हाई टाइड। और जब आप ऐसे 90 डिग्री पे रहते हैं तो लो टाइड। तो क्या ग्रेविटी चेंज नहीं होता है, ग्रेविटी असर नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो ये भी चीज नहीं होगा। इसमें कहता है कि डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बात सही है, लेकिन हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इसलिए मेजर करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, कहीं भी चली जा लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को किसमें मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में। क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड सेम रहती है। तभी हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी ग्रह हमसे इतना लाइट ईयर दूर है, इतना प्रकाश वर्ष दूर है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कहते कि इतना किलोमीटर दूर है, इतना लाइट ईयर दूर है। ठीक है, तो 76 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 77 में। 77 कहता है कि 77 में करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। आजा पहले, रुक जा। ओके, ठीक है, यहाँ 77 कहता है कि वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देख पॉलिटी का सेक्शन आ गया, पॉलिटी। क्वेश्चन देखते ही दिमाग में खटाक से क्लिक होना चाहिए कि कौन सा है, पॉलिटी। कहता है वी अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। सही बात है, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। वहां से हमारा अलग कैसा है, कहता है कि एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवर्न, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सही बात है, वहां पर ब्रिटेन में सब कुछ क्या होता है, वहां का पार्लियामेंट होता है, लेकिन भारत में सब कुछ पार्लियामेंट है क्या, नहीं। अगर पार्लियामेंट कोई गलती करेगा, कोई गलत नियम कानून बना देगा, तो उसको देखने के लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बात वही से कह रहा है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू द लेजिस्लेटिव इज लिमिटेड। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कह रहा है कि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो उसको कहां पर देखा जाता है,
सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, तो ये भी बात क्या है, सही है, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं 78 में कहता है कि विद रेफरेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देख, अगर इस चीज को छोड़ सकती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और ये कभी भी सिलेबस में तुझे जल्दी मिलेगा नहीं। इसका आंसर खाली याद कर ले, इसका आंसर था ओनली 2, ठीक है। हाँ, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दे, ये बहुत डीप टॉपिक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 79 में, कहता है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज द प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल। अगर ये कोई गलत करके आएगा तब तो बहुत मार खाएगा, आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, है ना। उसके बाद 80 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम द कंटेस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। आज तक देखा है तूने कि कोई इंसान 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा हो? नहीं। हाँ, 2 देखा है, लेकिन ना एक वक्त था जब 1991 से पहले लोग 3-3, 4-4 पर उठ जाते थे, ठीक है, 3-3, 4-4 पोस्ट पर उठ जाते थे, और जहां से हार जाते थे फिर वहां इलेक्शन कमीशन को वापस से इलेक्शन करवाना पड़ता था, पैसा जाता था, टाइम जाता था। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा भैया इसको कम करो, ठीक है। तो बाद में 1991 के बाद इसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत, और पहला गलत तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा है, कहता है कि 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा। ये बात सही है, ठीक है। 1991 में ये हुआ था, उन्होंने 3 लोकसभा से जीता था, ठीक है। दूसरा सही हो गया। और इसमें कहता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूटिंग रूल इफ द कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिज पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट vacated by her in the event of her winning। मतलब क्या कह रहा है चुपचाप से कि अगर 2 जगह से, जैसे मोदी ने कहां से लड़ा, गुजरात से लड़ा, बड़ोदरा से और बनारस से लड़ा, वो बनारस और गुजरात में जीत गए, लेकिन एक सीट तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा गुजरात का। तो कह रहा है कि जब गुजरात का सीट छोड़ेंगे तो वहां जब बाई इलेक्शन होगा तो वहां बाई इलेक्शन का खर्चा मोदी गवर्नमेंट, मतलब कि मोदी जी की जो पार्टी है वो उठाएगी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन खुद उठाती है। इसमें ऑप्शन सी भी गलत है, तो खाली क्या हो जाएगा, 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली। इतना क्लियर हुआ? ओके, 81 पे आते हैं। 81 क्या कहता है भैया? 81 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू द सिटी, ठीक है। अब देख, ये भी हमारे सिलेबस में इतना है नहीं कहीं पढ़ाने वाला, लेकिन जस्ट कॉमन सेंस है। राइट टू द सिटी मतलब शहर का अधिकार, राइट टू द सिटी। हाँ वही बोलो, ये कहीं सिलेबस में दिखाई नहीं देगा, ये बहुत हुआ है। राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट दैट यूएन हैबिटेट मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय ईच अदर कंट्री इज रिगार्ड। ये सही बात है, ये ह्यूमन मतलब कहते हैं ना, जैसे करंट वाला सेक्शन या ह्यूमन हैबिटेट से अगर यूएन का तू कोई डेटा पढ़ेगी तो उसमें मिलेगा तुझे यूएन हैबिटेट का, ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद कहता है कि राइट टू द सिटी गिव एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेंट इन द सिटी, ठीक है। मतलब कि कह रहा है कि भैया राइट टू सिटी ये अधिकार देता है कि वहां जितने भी लोग रहने वाले हैं, ठीक है, जितने भी लोग रहने वाले हैं वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सके, कह सके कि हाँ यहाँ हम रहते हैं, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, ऐसा अधिकार देता है। उसके बाद तीसरा कहता है कि राइट टू द सिटी मींस दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी, अब देख यहाँ पर लिख दिया कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विसेज और द फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी। अगर ऐसा होता कि गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को डिनाई नहीं करती तो लोग फिर प्रोटेस्ट ही क्यों करते? तो कभी कभी होता है ना कि लोग मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पानी आनी चाहिए, तो गवर्नमेंट कह देती है यार नहीं देंगे पानी, तुम लोग जो कि गवर्नमेंट के कब्जाए हुए जगह पर रह रहे हो, है ना, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी वगैरह। तो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी रहती है, तो अभी देख रही है दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है, यूपी वगैरह में भी, है ना, तो अनऑथोराइज्ड जगह पर कोई चीज रहता है उससे तोड़ फोड़ दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला और दूसरा सही है, 1 और 2 सही। आगे बढ़ते हैं 82 में। 82 कहता है विद द रेफरेंस ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जुडिशियल कस्टडी, ये भी पढ़ाया हुआ हो। जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या होता है कि
means an accused in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station। नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं होता है, ये जेल में जाता है। लेकिन इसमें उल्टा लिखा है, कह रहा है कि सच कह रहा है कि क्या कह रहा है रे, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज पुलिस स्टेशन में रहेगा न कि जेल में। लेकिन ये उल्टा है, अक्यूज जो रहता है वो जेल में रहता है न कि पुलिस स्टेशन में। जुडिशियल कस्टडी मतलब बड़ा वाला जेल, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये भी बात मैंने बताया है कि अगर कहेगा पुलिस वाला, क्या कहेगा कि जज के पास जाके, जज साहब मैं आपसे अपील करता हूं कि जिस कैदी को आपने जेल में भेजा है उसे मेरे क्या कर दीजिए, रिमांड पर दे दीजिए, रिमांड पर। तो यहाँ से लेकर जाएगा तो उसे कहलाएगा रिमांड, ठीक है। यहाँ से लेकर जाएगा तो रिमांड, और यहाँ से जाने के बाद वो जेल में जाता है और वहां सुनवाई होती है उसकी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। बिना जज के अप्रूवल के उससे इंटरोगेट नहीं कर सकती, ठीक है। आगे 83 पे चलते हैं। 83 कहता है विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस parole कैन नॉट बी डिनाई इन सच प्रिजनर्स बिकॉज इट बिकम द मैटर ऑफ हिज राइट। पता नहीं इसमें देख, पैरोल का सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान है, उसको कोई सजा हो गई है 8-10 साल की, और उसने जेल में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों से मारपीट नहीं किया, शांति से रहा, तो लोग उसको पैरोल पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम्हारी सजा पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आप बाहर कुछ वक्त के लिए जाओ, रोज आके आपको हाजिरी लगानी होगी, ठीक है, ये करना होगा। जैसे कि संजय दत्त थे, तो संजय दत्त को किसके केस में गया था, वो बंदूक रखने के केस में, लेकिन जब मूवी की शूटिंग होती थी तो उसे पैरोल पर भेज दिया जाता था संजय दत्त को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में ही कहता है व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पुलिस कैन नॉट डिनाई। जब कैन नॉट करे तो मतलब समझ ले गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, पुलिस डिनाई कर सकती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन द पैरोल रूल, ये बात सही है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर आ जाता है कि किसे छोड़ना है किसे नहीं छोड़ना है, बात समझ में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली टू। फिर उसके बाद 84 पे कहते हैं कि एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री, ये जो करंट से है, करंट से पूछा हुआ है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स। फॉरेस्ट डिवेलर्स की जैसी बात आई तो इसमें एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, या जो कि पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट है, ट्राइबल अफेयर। बता ट्राइबल लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में, और यहाँ कह रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब एससी थे, तो एससी के बारे में कौन सोचेगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री सोचेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके बाद आ जाएगा 85 में कहता है लेजिस्लेशन which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। मतलब कह रहा है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास इतना पावर दे दिया जाए कि उस पर किसी का कंट्रोल ही ना रहे, ठीक है, उस पर किसी का कंट्रोल है, जैसे कोई मान ले सीबीआई का ऑफिसर है, ठीक है, सीबीआई का ऑफिसर है, इसको इतना छूट दे दे कि किसी के घर में जाके रेड मार दे, किसी को कोई सजा सुना दे, किसी को झापड़ मार दे, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना रहे, तो बताओ वो कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करेगा। 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का उल्लंघन हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, समझ, हाँ, तो इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन, कभी कभी आर्टिकल 30 भी हो सकता है, बट मोस्टली ये आर्टिकल 14 की तरफ मतलब जाता है, क्योंकि आर्टिकल 32 में क्या है, रीट से जारी करने का अधिकार है, दूसरी चीजों को हम लोग कम कर सकते हैं, कोई काम अगर अच्छे से नहीं करता है, लेकिन वहां पर कभी ये नहीं कहा कि किसी को अनऑथोराइज पावर वगैरह दे दिया गया है, तो ऐसे बारे में हमने नहीं सुना था। 5 रीट्स जारी करता है 32 के तहत, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14, इतना क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं। 86 कहता है कि which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates the federal character। फेडरल क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल कैरेक्टर को दिखाता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही ना। हाँ, तो इसमें क्या कहता है,
ऑप्शन पर पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट छाटना है इसमें। कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ये अच्छी बात है, जो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद कहता है कि द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी यूनियन लेजिस्लेचर मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। उसके बाद कहता है कि यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। तो भाई इसका कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। अब जाहिर सी बात है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट बनेगी वो अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके ही आएगी ना, तो वही कह रहा है यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। तो इसका और फेडरलिज्म से क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, ये होने देता। फिर कहता है फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट लॉ, इसका भी कोई लेना देना नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसमें मोस्ट सुटेबल क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा रहेगा तो ये दिखाएगा ना कि कुछ पावर शक्तियां हैं लोकसभा के पास, कुछ शक्तियां हैं राज्यसभा के पास। कोई चीज को अगर बनाना है, देश में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसे लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होगा, है कि नहीं, लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होगा। तो अब देख इसमें होना तो चाहिए लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन था, डाउटफुल। और ये मोस्टली इसमें एक तरफ ज्यादा वो दिया जाता है कि एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी, अगर लोकसभा राज्यसभा कोई ऐसा कानून बना दे जो देश के हित में नहीं है तो उसे खारिज कौन कर सकता है, जुडिशरी। जुडिशरी, सेंटर क्या खारिज करेगा रे, सेंटर ही तो कानून बनाएगी ना देश के लिए, ठीक है। अगर सेंटर ने कोई गलत कानून बना दिया तो उसे खारिज कौन कर सकता है, जुडिशरी, आर्टिकल 13, है ना। तो मोस्टली इसका तो अगर देखेगी उसका आंसर क्या होगा, इसमें जो पावर को दिखाएगा ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 87 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिफाइंड फॉर द स्टेट। अब स्टेट के लिए मैंने क्या कहा था, यानी कोई भी देश है, देश के लिए क्या होना चाहिए, उसका एक एरिया होना चाहिए, देश के लिए एरिया होना चाहिए, एरिया में लोग होने चाहिए, ठीक है, लोग, और लोग के बाद उनका एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, यानी वो सवर्न होनी चाहिए। ये चार चीजें होती है तो उसे हम स्टेट कह सकते हैं, ठीक है, स्टेट कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ यूपी, यूपी स्टेट है मतलब देश है, स्टेट मतलब देश, यूपी देश नहीं होगा, क्यों, यूपी तीन चीजों को तो फॉलो कर लेगा, एरिया है, पीपल है, यूपी की गवर्नमेंट है, लेकिन यूपी सवर्न नहीं है, यूपी पर किसका दबाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंटर का। तो अब इसमें पढ़ते हैं एक ये चारों स्टेटमेंट, चारों चीजें कहाँ मिलती है। ए में कहता है कि अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंट ऑक्युपाई, मतलब कि एरिया की बात कर रहा है, अ डिफाइनेड टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें चारों चीजें तुझे मिलेंगी, एक तो परमानेंट ऑक्युपाइड डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है, और एक गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट, लोग हैं, एरिया है, किसी का कंट्रोल नहीं है, और ऑर्गेनाइज एक गवर्नमेंट है। ये चारों की चारों चीजें तुझे इसमें मिलती है, बाकी तीनों पढ़ लेना, तीनों में ये सब नहीं मिलेगा, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे 88 पे कहता है विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट। एडहॉक जजेस के बारे में पढ़ा है कि नहीं, एडहॉक जजेस के बारे में, जब जजों की कमी हो जाती है तो रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है, जरूर बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सही बात है, हो सकता है एडहॉक जज रिसीव करते हैं। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। सही बात है, ठीक है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226, 226 में ये कहा है कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने इसको क्या कहते हैं
जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, वैसे हाई कोर्ट भी कर सकता है। इसमें बोथ 1 और 2 सही है। 89 पे चलते हैं। 89 कहता है विद रेफरेंस टू द इंडिया कंस्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सही बात है, सही बात है। हमें भैया ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास यूपी की नागरिकता है क्या किसी के पास? नहीं, सबके पास भारत की नागरिकता है। ठीक है। कहता है दूसरा कहता है कि अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट। कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट नहीं, देख कह रहा है कि बाय बर्थ ही है इंसान तो वही प्रेसिडेंट बनेगा, ये जरूर नहीं। भारत का नागरिक हो खाली वो प्रेसिडेंट बन सकता है, और भारत के नागरिक होने के कई तरीके हैं, है ना, बताया मैंने 4-5 तरीके हैं भारत का नागरिक होने के। माँ बाप यहाँ के है तो भारत का नागरिक हो सकता है, नेशनलाइजेशन के तरीके से भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, और भी तरीके हैं। उसके बाद कहता है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। नहीं, ये भी बात गलत है। अगर किसी फॉरेनर को हमने सिटीजनशिप दिया है, वो आकर के यहाँ पर पता चला कि अमेरिका से कोई या पाकिस्तान से कोई बम ब्लास्ट करके आया है और भारत में दिखाया कि मुझे यहाँ रहना है, भारत बहुत अच्छा है, हमें सिटीजनशिप दे दो, और बाद में भारत को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा क्या है, गद्दार है, बम ब्लास्टर है, ठीक है, तो उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है और एक सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है। 90 पे चलते हैं। 90 कहता है कि which one of the following factor constitute the best safeguard liberty in a liberal democracy। ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का कौन है? तो भैया तुमको पता है कि अ कमिटेड जुडिशरी, अगर जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी है, तो जुडिशरी के होने की वजह से हमारी बहुत सारी चीजों की सुरक्षा हो जाती है। हमारा फंडामेंटल राइट अगर कोई वॉयलेट करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, है ना। फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट हटा नहीं सकती, कमजोर नहीं कर सकती है जुडिशरी की वजह से, है कि नहीं। तो अगर लिबर्टी की बात करें कि लिबर्टी को सबसे अच्छी तरीके से सेफ गार्ड कौन करता है, तो कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड जुडिशरी। ठीक है। 91 पे देख लेते हैं कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब देख, अगर किसी एक ही आदमी के पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो इसमें से किसका वायलेशन करेगा? राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी वगैरह में पैसे वैसे को लेने का कोई प्रावधान नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ, इसका करेगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डायरेक्शन दिया जाता है कि पूरे देश में क्या हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि पूरे देश में समानता बनी रहे, इक्वलिटी बनी रहे, पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे। ठीक है। तो जीपीएससी इसमें से अगर ऐसा करता है तो 91 में क्या हो जाए आंसर? बी। ये डीपीएसपी का क्या करता है? वॉयलेशन। अगर समाज में कुछ ही लोगों के पास पूरा का पूरा वेल्थ आ जाएगा तो डीपीएसपी का क्या करेंगे? वॉयलेशन करेंगे। ठीक है। क्या बता सकते हैं? डीपीएसपी को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, पागल। डीपीएसपी को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वापस से रिवीजन करना। ठीक है, कहीं नहीं जाते हैं। डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्यों को आदेश दिया गया है कि आप ये करो जब आपके पास पैसा हो, आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। फंडामेंटल राइट को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में लिखी बहुत सारी चीजें हैं उसको लेकर के हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 92 में कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है या तेरा फंडामेंटल राइट है? ठीक है, क्या मतलब सिटीजन और एनी पर्सन, मतलब किसी कंपनी का भी हो सकता है। ठीक है, किसी कंपनी का नहीं, सिटीजन ओनली नहीं, ओनली देख, ओनली नहीं होगा। जैसे तू यहाँ भारत की है, ठीक है, भारत की है, तो तेरे जो प्रॉपर्टी है तू उसको क्लेम कर सकती हो, तेरा लीगल राइट है। किसी दूसरे ने हड़प किया तो तू केस कर सकती है। मान ले कोई यूएसए की कोई कंपनी है और वो कंपनी आकर के यहाँ अपना जमीन वमीन खरीद के और अपना पूरा पूरा कंपनी खड़ा करी,
और कोई दूसरा आकर के उसकी जमीन उसकी कंपनी को हड़प लेगा तो वो कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो वही कह रहा है प्रॉपर्टी राइट लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, और एनी पर्सन मतलब भारत का हो बाहर का हो कोई कंपनी हो सबके लिए लीगल राइट है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा जी। ठीक है, 93 कहता है व्हाट was the exact constitutional status of India 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अगर प्रियम्बल पढ़ा होगा तो तुझे याद रहेगा प्रियम्बल में क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, 42वां अमेंडमेंट होने के बाद ऐड हुई थी। ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर 42वां अमेंडमेंट होने के बाद हुई थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें क्या था, स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद जाकर के उसमें ऐड हुआ क्या तेरा सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक ये सब बाद में ऐड हुआ था। आते 94 में 94 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहता है ऐसा गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काम करे। तो इसमें कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इसे कहेंगे ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काम करे, तो वही है ऑप्शन डी। 95 क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म हबीबी नहीं हलबी, हलबी हो हुई, तो मैंने पढ़ा है कि हो मुंडा हो ये सब क्या है, ट्राइब है, तो ये सारी की सारी क्या है ट्राइबल लैंग्वेज। ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद 96 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न पद्मा अवार्ड। ये भी देख कहाँ से है, करंट से है। ठीक है, करंट से है। तो इसमें क्या कहते हैं कि भारत रत्न पद्मा अवार्ड आर्टिकल अंडर द टाइटल अंडर द आर्टिकल 81 नहीं टाइटल वाइटल है, देखा क्या पदम पदम ऐसे ऐसे करके कोई बोलता है सरनेम लगाता है अपना, नहीं तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद कहता है कि द पद्मा अवार्ड which are instituted in the year 1944 was suspended only once, नहीं ये कई बार सस्पेंड हुआ है, मतलब एक दो तीन बार इसको सस्पेंड किया गया था कि साल मतलब कि नहीं दिया गया था, ऐसे कोई कोई सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद कहता है कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज मैक्सिमम 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 5 पर्टिकुलर ईयर, नहीं ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं मतलब गलत है। इसमें कहा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, दो दो तीन, ठीक है कोई भी स्टेटमेंट सही। आगे बढ़ते हैं, आगे है 97 क्या कहता है कि ये भी देख ये कहाँ से है, ये तो तेरा करंट से है। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDEF एबल एरबर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड हैदराबाद एज द 2020 सिटी। ये स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दो कहता है कि हैदराबाद वाज सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू द ग्रो मेंटेन। ये करंट का है तो उसको सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें कोई डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है। पहले नीचे देख लेता हूँ और कोई है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लॉरे अवार्ड, ये भी करंट का है। ठीक है, उसमें भी डिस्कशन का कोई पार्ट नहीं है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट 23rd समर ओलंपिक, ये भी करंट का है, इसमें डिस्कशन का कोई पार्ट नहीं है। क्या करें, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ICC अवार्ड टेस्ट चैंपियंस, ये भी करंट का है, इसमें भी कोई डिस्कशन का नहीं है। अब इसका सिर्फ आंसर जान ले, बाकी ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट इसका है आंसर सी, इसमें करंट का है तो कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद इसमें आंसर है तेरा सी, और इसमें आंसर है तेरा ऑफिशियल मोटो न्यू वर्ल्ड न्यू ओलंपिक, नहीं ये नहीं था, ये नंबर नहीं था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सर से डी था, क्या दो ही था, डी था। और न्यूजीलैंड वाले का क्या था, ICC टेस्ट चैंपियनशिप, नहीं इसमें स्कोर दूसरी तरीके से डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ डिस्कशन करेंगे इस तरीके से हमारा ये जो है प्रीलिम्स का जो पेपर डिस्कशन है पूरी तरीके से खत्म होता है। तो फिर करंट वाला सेक्शन बाद में करने का एकदम, जब
बढ़िया से एकदम देखने का, हाँ टाइम है मेरा मेन जीएस का हो गया है तो उसके बाद करने का है। ठीक है। हाँ, और बाकी किस तरीके से सॉल्व करना है तो समझ में आ गया। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट